हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुधर क्लासेस में। तो आज हम नई सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है हमारे। ठीक है, सीरीज नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी वाला है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पर लिखा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब होता है हमारे पास ऊष्मागतिकी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऊष्मागति के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, जैसे वर्क, ठीक है, एनर्जी, हीट हो गया। तो यहाँ पर हम डील करते हैं, किसके साथ डील करते हैं, एनर्जी और हीट के साथ यहाँ पर डील करेंगे। मतलब जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो कैसे वर्क करता है, क्या उसकी एनर्जी हो सकती है, वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने नॉर्मल देखो, जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको ना ही हम बना सकते, ना ही उसको क्या नष्ट कर सकते, लेकिन उसकी फॉर्म हम क्या सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। मैं हाईलाइटर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रसायन शास्त्र में। ठीक है, जो रसायन शास्त्र होता है उसमें कार्य करता होता है उस ऊर्जा से है जो कि क्या होती है, एक प्रणाली द्वारा किसी बाहरी बल को लागू करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका मतलब जो हम कहते हैं, जो वर्क बोल सकते हैं यहाँ पर, जो क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, किसी बाहरी बल द्वारा, ठीक है, या किसी बाहरी बल को क्या होता है, हम किसी चीज पर लागू करते हैं तो वहां पर क्या होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आमतौर पर इसे कहते हैं मोशन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसे कहते हैं मोशन कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरण। मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्थानांतर किया जाता है। नॉर्मली हमने देखा, जो हमारे पास क्या होता है कार्य होता है, वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, इसका बल गुणा विस्थापन। ठीक, ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब कैसी क्वांटिटी, अदिश क्वांटिटी है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी हमारे पे, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक कोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एफ आएगा हमारे पास वो कैसा होता है, एफ। यहाँ पर कहते हैं एक डॉट आता है, यहाँ पर क्या आता है, एक एस होता है। ये इस टाइप से बनेगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट, या फिर डी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, एफ क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, डी कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब जो थीटा होता है, यहाँ पर थीटा का मतलब बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल बनता है, उनके बीच में जो एंगल बनना है वो क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है और जो क्या लगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच में जो क्या लगेगा, एंगल बनेगा। सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है वो अपने सर के ऊपर क्या है, एक लोड लेके चल रहा है। ठीक है, ये लोड है और वो मोशन कहाँ की ओर कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो फोर्स लगेगा कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में इसका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन से वर्क होगा हमारे पास कितना डिग्री होगा, जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। अगला, यदि कार्य को एक गैस के द्रव्यमान, अब कह रहा है जो कार्य होगा एक गैस के द्रव्यमान या दबाव से संबंधित है। ठीक है, तो इसे ऊर्जा के रूप में मापा जा सकता है। अगर जो हमारे पास क्या कार्य गैस के द्रव्यमान या दबाव से संबंधित होता है तो ऊर्जा के रूप में हम माप सकते हैं। जैसे कि गैस द्वारा, ठीक है, किए गए कार्य को तापमान, दबाव और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन में परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में है क्या हमारे पास। तो अगला इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास हीट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो भौतिकी हमने देखा है, इसमें क्या होती है, इसकी बहुत सारी क्या होती है, महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जो हमारे पास हीट होती है, जो हमारे पास क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। इनके हम यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास हीट, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं गर्मी, या बोल सकते हो ऊष्मा बोल सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो दो प्रणालियों के बीच तापमान के अंतर के कारण एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। मतलब जो हीट होता है यहाँ पर वो ऐसी कॉन्सेप्ट कंडीशन है, जो कहते हैं जो हीट टेम्परेचर, हीट होगा क्या होता है, 1.2 अंदर फॉर्म क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है। ये भी क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, जो पदार्थ के एक दूसरे से, ठीक है, जो क्या होता है पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक उसके तापमान के क्या होता है, अंतर के कारण क्या होती है, प्रभावित। मतलब जो डिफरेंस होता है बिटवीन द टेम्परेचर, जो दोनों पार्टिकल्स या दोनों क्या हो गया हमारे पास, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं ए और बी, उनके बीच में कितना डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर गर्मी का मतलब यहाँ पर क्या है, ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा हमारे पास क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि क्या तापमान में परिवर्तन पदार्थ की विशेषता है। ठीक है, और उसे प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो इस पर निर्भर करता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, सूत्र होता है डेल क्यू। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी इंटू डेल टी, जहाँ पर क्यू क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, क्यू का मतलब हीट रिप्रेजेंट करेगा, एम का मतलब मास रहेगा, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, और डेल टी का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन, या बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा किसी प्रणाली में मौजूद सभी कण, ठीक है, ये मौजूद सभी कण होते हैं, जैसे अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आदि की गतिज ऊर्जा। ठीक, और का क्या होता है, इनका योग होता है। योग का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। जो हमारे पास की इंटरनल एनर्जी होती है क्या होता है, अणु, परमाणु या इलेक्ट्रॉन
कि गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा का क्या होता है, एडिशन होता है, या बोल सकते हो सम होता है। यह ऊर्जा उस प्रणाली के भीतर के कणों की गति, उनके जो क्या होती है भीतर कणों की गति होती है और उनके बीच अंतःक्रिया, जो मतलब वहां पर कहते हैं इंटररिएक्शन और इनसाइड द पार्टिकल्स के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर आंतरिक ऊर्जा का मुख्य हिस्सा उस प्रणाली का तापमान, पहला टेम्परेचर, दूसरा दबाव और तीसरा वॉल्यूम का आयतन से संबंधित होता है। किसी गैस के, ठीक है, आंतरिक ऊर्जाओं में बदलाव। अब जब हमारे पास कोई पार्टिकल्स है, उसकी गैस का, जो उसकी गैस की क्या होगी, आंतरिक ऊर्जाओं में क्या होगा, बदलाव कब होगा, जब उसका तापमान बढ़ता है। अगर हम एनर्जी, या अगर हम बोलते हैं एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज कब होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करता है, या घटेगा तो घटता कब है, जब उसका दबाव क्या होता है, वॉल्यूम बदलते हैं। अगर बढ़ रहा है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, बदलाव कब होगा, पहला तापमान बढ़ेगा। घट रहा है तो कब होगा, जब उसका दबाव और टेम्परेचर आयतन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर बदलते हैं, मतलब जब हमको चेंजेस कर रहे हैं एक फिक्स वैल्यू से लेकर हम किसी और वैल्यू में उसको मूव करवाते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास समीकरण होती है, और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को हम डेल यू या यू से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल यू इज इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू का मतलब हीट है, हीट का मतलब क्या ऊष्मा, और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर वर्क प्रेजेंट हो रहा है। फिर डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। डेल यू क्या है हमारे पास, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। क्यू क्या हमारे पास, प्रणाली में जो डाली गई एनर्जी दी गई है, हीट एडेड टू द सिस्टम, या जो हम एनर्जी दे रहे हैं किसको, सिस्टम को दे रहे हैं। डब्ल्यू क्या है, प्रणाली द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क ऑन द सिस्टम। एक वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है, एक सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है, दोनों कंडीशन क्या होगी हमारे पास, अलग अलग होगी। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है। हीट और इंटरनल एनर्जी में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बाहरी ऊर्जा का रूप होता है जो तापमान के अंतर से उत्पन्न होता है, जो क्या होती है हमारे पास हीट होती है, वो क्या होता है, बाहरी ऊर्जा का रूप होता है, जो किसके कारण उत्पन्न होगी, तापमान के अंतर, मतलब जो डिफरेंस होगा बिटवीन द टेम्परेचर, उनके कारण कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, जो क्या करता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होती है, प्रवाहित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगला हमारे पास इंटरनल एनर्जीज को बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। अब आपने देखो जो हमारे पास के पार्टिकल्स है, उनके बीच क्या होती है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है, तो पार्टिकल होंगे जो उनके भीतर जो कण प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और अणु भी हो सकता है। तो उन सबका क्या होगा, गतिज ऊर्जा का क्या होगा, योग होगा। यह केवल उस प्रणाली के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और इसका स्थानांतरण सीधे तौर पर गर्मी के रूप में, इसी गर्मी का मतलब ऊष्मा के रूप में किया जा सकता है। मतलब जो हमारे पास एनर्जी हो रही है, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, इंटरनल एनर्जी की बात करो, किस फॉर्म में होगी, ऊष्मा के रूप में क्या हो सकती है, स्थानांतरण या ट्रांसफर हो सकती है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, ठीक है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो हमारे पास होती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, परिवर्तित। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इसी को लोग को कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम, ठीक है। इसका सामान्य रूप हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, यह ऊर्जा का कुल संरक्षण। ये किसी भी प्रणाली में परिवर्तन के दौरान प्रणाली में ऊर्जा का कुल मान कैसा रहता है, स्थिर रहता है, मतलब जो वहाँ पर चेंजेस हो रहा है कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, पहला इसमें हीट होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, वर्क होता है। ये दोनों हमारे लिए एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तो इसका जो फॉर्म होता है क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्या था, क्यू माइनस यू, सॉरी क्यू माइनस डब्ल्यू। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, जो क्या था हमारे पास, वर्क वाला फॉर्मूला था, यह हमारे पास आंतरिक ऊर्जा थी। आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर किसका वर्क करेगी, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम का वर्क करता है। डेल यू आंतरिक ऊर्जा, क्यू क्या हो जाएगा, हीट, और डब्ल्यू क्या जाएगा, प्रणाली द्वारा या सिस्टम द्वारा जो वर्क वहां पर किया गया है। आते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीज लाया हूँ, ठीक है। की क्या बताएगा हमें, देखते हैं की क्या कहना चाहता है यहाँ पर। कह रहे यदि कोई प्रणाली में क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त करती है, जब हम क्या करते हैं किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, तो वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, कर सकती है, और इससे कार्य करने की क्षमता भी क्या हो सकती है, हमें प्राप्त हो सकती है। इसका मतलब जब हम क्या कहते हैं, जब किसी सिस्टम को एक्सटर्नल एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी तो क्या सकती है, उसकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। दूसरा ये कहता है, यदि प्रणाली द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अब सिस्टम के द्वारा यहाँ पर डन वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा यहाँ पर क्या है, कार्य किया जा रहा है, तो उसके दौरान, ठीक है, इसके दौरान उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, और यह उस कार्य को करने के लिए उपयोग होती है। अगर यहाँ पर क्या है, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, जो इंटरनल एनर्जी होगी कैसे भी डिक्रीज होगी, और जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कार्य करने के लिए क्या होती है, उपयोग हो सकती है, कैपेबल, या बोल सकते हो कैपेबल हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होती है, जितनी भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, किसका क्या होगा, यहाँ पर संरक्षण होगा। यानी प्रणाली में डाली गई हीट या ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किया गया कार्य का योग हमेशा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो हम हीट दे रहे हैं, जो हम वहां पर वर्क कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा।
यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, यदि एक गैस को गर्म किया जाता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एक गैस को गर्म किया जाता है तो ये गर्मी क्या कहती है, क्यू, और गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या लेते हैं, डब्ल्यू में क्या होता है, वृद्धि करता है। इसके अलावा यदि गैस द्वारा डब्ल्यू कार्य किया जाता है, अगर यहाँ पर गैस के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, वर्क डन बाय द गैस, तो यह कार्य गैस की आंतरिक ऊर्जा को घटा सकती है। मतलब अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी का हमेशा क्या चांसेस रहेगा, वो कम होगी। क्यों, यहाँ पर जो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर वर्क किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा, प्रणाली का मतलब सिस्टम हो रहा है। अगला चलते हैं, हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम, ऊष्मागति का दूसरा नियम। ठीक है, यह है क्या, हमारे पास महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो क्या आता है, ऊर्जा प्रवाह के लिए, ठीक है, उसके परिवर्तन की दिशा और गुण को समझाता है। ठीक, जो मतलब जो हमारे पास क्या होती है, ऊर्जा प्रवाह रही है, उसके क्या था, गुण और परिवर्तन की दर। ठीक है, दर का मतलब जो रेट ऑफ फ्लो होता है, उसको क्या था, समझाता है। अब ये क्या कहता है, हमारे पास प्रतिक्रियाएं, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती है, हमेशा एक ऐसी दिशा में होती है जिसमें संपूर्ण प्रणाली का एंट्रोपी बढ़ता है। एंट्रोपी का मतलब एनर्जी से, ठीक है। तो मतलब जो जितनी भी हमारे पास नेचुरल रिएक्शन होती है वो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में कंप्लीट होगी जहाँ पर क्या होती है, संपूर्ण प्रणाली की जो एंट्रोपी होती है हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंट्रोपी का मतलब क्या है, हमारे पास एक प्रकार की एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं, एंट्रोपी होता है क्या। एंट्रोपी क्या क्या हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो किसी प्रणाली की अव्यवस्था, ठीक है, किसकी अव्यवस्था या असंगठितता का माप होता है। मतलब जो यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, असंगठित मतलब नॉट सिमेट्रिकल होगा। इस नियम के अनुसार किसी प्रणाली में, ठीक, किसी सिस्टम में या किसी, बोल सकते हो किसी कंटेंट में, समय के साथ एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी जो प्रतिक्रियाएं या जो क्या हो रही है, हमारे पास प्रक्रियाएं हो रही हैं, वह स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से, ठीक है, कैसी होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, जिससे सिस्टम या बोल सकते हो जो हमारे पास तंत्र होगा अधिक अव्यवस्थित और संगठित या असंगठित हो जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास प्रक्रियाएं होती है कैसी होती है, स्वाभाविक मतलब नेचुरल होने वाली है। तो जिस कारण क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है, तंत्र होता है, उसमें जो अधिक से अधिक क्या होगा, अव्यवस्थित और कैसे होता है, असंगठित हो सकता है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स से सेकंड लो के, कुछ क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। पहला प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर हीट इंजन का प्रदर्शन, तीसरा यहाँ पर हीट फ्लो। ये तीनों क्या रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे ठंडे को, ठीक है, गर्मी का ठंडे से गर्म स्थान की ओर बहना, ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, ठंडे का गर्म स्थान से बहना हमेशा एक ऐसी दिशा में क्या होता है जो क्या कहती है, एंट्रोपी बढ़ाता है। आपने देखा होगा जो गर्मियों के टाइम में क्या होता है, ठंडे का क्या होता है, गर्म स्थान की ओर क्या होती बहती है। दूसरा हीट इंजन, यह एक नियम बताता है कि कोई भी इंजन, थर्मल इंजन, किसकी बात कर रहा है, थर्मल इंजन, जैसे गर्मियों का उपयोग करके कार्य करना, इसका उपयोग करके, गर्मी का उपयोग करके कार्य करना, पूरी गर्मी को क्या करता है, कार्य में नहीं बदल सकता। आपने देखो जो हमारे पास हम जो चीजें मशीनें हम यूज करते हैं, हम जितना उसके ऊपर वर्क करते हैं वो एनर्जी में क्या होता है, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। हमेशा कुछ गर्मी क्या होती है, अव्यर्थ होती है, वेस्टेड होती है, रूपांतरण के रूप में क्या होती है, वातावरण में छोड़ दी जाती है, जिससे क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। अभी एंट्रोपी बढ़ रही है। तीसरा क्या, हीट फ्लो, गर्मी हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या होती है, प्रभावित होती है। और यह प्रक्रिया कैसे होती है, सतह होती है। और इसके दौरान क्या होती है, प्रणाली की एंट्रोपी भी क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट होती है। जो देखा तुमने, जो हमारे पास क्या होता है, हीट होती है हमेशा कहती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या होती है, फ्लो करती है। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर भी जो हमारे पास तंत्र होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला इसका गणितीय रूप क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेल क्यू है, इसको एक मिनट के चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर ये इस टाइप से है, ठीक है। तो इसका गणितीय रूप क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डेल एस होता है, एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किससे, डेल क्यू अपॉन, सॉरी क्यू अपॉन डेल टी के। तो डेल एस एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, क्यू का मतलब यहाँ पर एनर्जी या हीट है, या उसमें टी का मतलब तापमान होता है। फिर यह समीकरण यह बताता है कि किसी भी गर्मी के प्रवाह के दौरान एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। यह वृद्धि उस प्रवाह के क्या होती है, गर्मी और तापमान पर क्या होती है, निर्भर करती है। मतलब जो एंट्रोपी होगा किस पर डिपेंड करेगा, आपके पास टेम्परेचर और हीट पे क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। कुछ चीज़ों का उदाहरण है, जैसे ठंडी चीज़ों का गर्म चीज़ों से संपर्क में आना। एग्जाम्पल है, ठंडी चीज़ों का गर्म चीज़ों से संपर्क में आना। मान लीजिए गर्म कप कॉफ़ी, ठीक है, को ठंडी हवा में रखा जाए, जैसे जैसे गर्मी कप से बाहर निकलती है तो वातावरण में आ जाती है और कप की आंतरिक ऊर्जा घटेगी। इसका मतलब जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी कप की, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। और यह प्रक्रिया क्या होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। और गर्मी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्या होती है, प्रभावित होती है। दूसरा हमारे पास थर्मल इंजन और द्वितीय नियम। दूसरा क्या हमारे पास, थर्मल इंजन और द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी थर्मल इंजन जो क्या होता है, गर्मी में काम को बदलता है, 100% क्या होता है, कार्यकुशल नहीं होता। मतलब हमने देखा जो हमारे पास
कैपेसिटी होती है ऑफ हीट इंजन, ठीक है, उसकी क्या जो कैपेसिटी होती है वो 100% है, मतलब जितना हम वर्क लगा रहे हैं, जितना हम वर्क कर रहे हैं, वो उतने वर्क को क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट करके नहीं देगा। इसको कहते हैं हम 100% जो कार्य कुशल नहीं होगा, मतलब जितना हमने काम करा है वो उतना परसेंट नहीं मिलता है। सपोज कीजिए आपने 100% काम यहाँ पर डन करा है, तो आपको 100% एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंजन का क्या हो फॉर्मेशन नहीं हो जो हमें 100% वर्क प्रोवाइड करवा सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ गर्मी हमेशा व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थ का मतलब वेस्ट हो जाती है और वातावरण में छोड़ दी जाती है। इसके कारण वास्तविक इंजन कभी भी पूरी गर्मी को काम में नहीं बदल सकता। इसका मतलब जितनी हमें उसको क्या दे रहे हैं एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उतना वर्क हमें नहीं मिलेगा। ये होता है हमारे पास हीट कैपेसिटी, या बोल सकते हो थर्मल इंजन। अगला है एंट्रोपी, ठीक है। अब इसके स्टेट फंक्शन समझते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। स्थिति गुण या स्टेट गुण, ठीक है, क्या वो उत्पाती फंक्शन बोल सकते हो। ये वही गुण होते हैं जिनका मान क्या होता है केवल प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब ये जो डिपेंड करेगा, जो हमारे पास क्या वो स्टेट फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट कंडीशन पर डिपेंड करेगा, किसके सिस्टम के, ना कि उस तक, ठीक है। जो स्थिति पे जाने का क्या होता है रास्ता होता है, रास्ता मतलब वे होता है, या वो बोल सकते हो प्रक्रिया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारे पास परसेंट वाली कंडीशन है सिस्टम की, उस पर डिपेंड करता है, ना कि उस पर डिपेंड करेगा जहाँ से वो उसको चेंजेस कर रहा है। इसका मतलब ये वे पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में बोल सकते हो स्थिति गुण किसी प्रणाली की शुरुआत और अंत के बीच से क्या होती है परिवर्तन से जुड़ी थी। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, अंत की जो कंडीशन बनी है, प्रोडक्ट बन के मिल रहा है, तो वहां से स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या होता है वे होता है, उससे क्या होती है जुड़ी रहती है, और ना कि उन प्रक्रियाओं से जो इस परिवर्तन के दौरान होती है। तो इसका मतलब परिवर्तन के दौरान जो यहाँ पर प्रोसेस हमने की गई उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फाइनल और इनिशियल बीच में जो प्रोसेस होती है उससे कोई इसका लेना देना नहीं होता है। दूसरा है एंट्रोपी को गुण, ठीक है। इसका एक समझते इसमें होता क्या है, एंट्रोपी एस, ठीक है, एस से इसको डिनोट करते हैं, स्थिति गुण है या बोल सकते हैं स्टेट फंक्शन है। मतलब इसका मतलब ये कि किसी प्रणाली की एंट्रोपी केवल उस प्रणाली की वर्तमान स्थिति, जैसे तापमान हो गया, दबाव हो गया, आयतन हो गया आदि पर क्या निर्भर करती है, और इसका मान उस प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता जिससे वह स्थिति प्राप्त हुई। इसका मतलब जो हमारे पास क्या वर्तमान स्थिति उस पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, दबाव होना चाहिए, मतलब दाब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। ये सिर्फ इन तीन चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन इसका मान क्या होता है उस प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करेगा जो क्या होती है जिससे हमें चीजें या जिससे हमें ये कंडीशन हमको प्राप्त हुई है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास एग्जांपल है। एक मिनट, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। यदि हम एक गैस को किसी निश्चित वॉल्यूम और तापमान पर रखें, तो उस ट्रोपी की, ठीक है, उस गैस की एंट्रोपी का मान केवल उस गैस के तापमान, दबाव और वॉल्यूम मतलब आयतन पर निर्भर करेगा, ना कि हम उस गैस को इस स्थिति में कैसे लाए इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हम कहते हैं किस चीज़ों को कहते हैं निश्चित तापमान है, उसमें कहते हैं जो एंट्रोपी का मान होगा वो डिपेंड करेगा, तापमान पर डिपेंड करेगा, उसके आयतन पर डिपेंड करेगा, उसके दबाव पर डिपेंड करेगा। उस कंडीशन में डिपेंड नहीं करेगा जिस प्रोसेस हम उसको वहां से नेक्स्ट प्रोसेस तक लाएं, जैसे कि उसे ठंडा करके लाएं या संकुचित करके, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला कह रहा है इसलिए एंट्रोपी का परिवर्तन, जो एंट्रोपी का परिवर्तन होता है केवल प्रणाली की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, और यह उन प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं करेगा जो इन स्थितियों तक पहुंचाने के लिए क्या गई है यूज की गई है। इसका मतलब हमने देखा जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी और फाइनल स्टेट, इन पर डिपेंड करेगा। जो वे है बीच वाला सिस्टम है, जो बीच वाली प्रोसेस हो रही है उसकी बिल्कुल भी क्या डिपेंड नहीं करने वाला है। एंट्रोपी और स्थिति गुण एक क्या होती है सामान्य रूप में अंतर होते हैं। स्थिति गुण स्टेट फंक्शन जैसे तापमान, दबाव, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सभी केवल वर्तमान स्थिति पर निर्भर करते हैं। इनका मान प्रक्रिया के वे पर या रास्ते पर प्रभावित नहीं होता। मतलब जो वे है प्रोसेस वे है वो बिल्कुल भी कैसी हो, कैसा भी हम यूज कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रोसेस उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा गैर स्थिति गुण जैसे वर्क और गर्मी, ठीक है, वर्क और हीट, इनका मान प्रक्रिया पर निर्भर करता है क्योंकि इनका प्रवाह और दिशा इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया कैसे की गई है। अगला है एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है। चेंजेस के क्या हो सकते हैं यहाँ पर, एंट्रोपी किसी प्रणाली की अर्थव्यवस्था, ठीक है, हो सकता है अव्यवस्था या असंगठितता का माप होती है, मेजरमेंट होता है। जब कोई प्रक्रिया होती है तो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। अगर हम हमारे पास क्या हो रही है कोई प्रोसेस हो रही है तो उसकी क्या होगी एंट्रोपी में भी क्या होगा चेंजेस होगा। एंट्रोपी परिवर्तन का माप उस प्रक्रिया की दिशा और प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रक्रिया की दिशा और प्रकार पर निर्भर करता है। अब इनको निम्न बातों से समझ सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रक्रिया, ठीक है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें तापमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है या स्थिर होता है। यदि एक गैस का विस्तार या संकुचन किया जाता है तो तापमान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इस प्रकार में एंट्रोपी का परिवर्तन होता है। तो सूत्र होता है यहाँ पर डेल एस इक्वल टू क्यू आर ई बी का मतलब है रिवर्सिबल और डिवाइड बाई टी, जिसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जहाँ पर डेल एस एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, क्यू का मतलब जो एनर्जी हम सिस्टम को दी गई है, टी का मतलब तापमान। ठीक है, क्यू आर ए बी का मतलब रिवर्सिबल, प्रक्रिया के दौरान प्रणाली द्वारा लिया गया या छोड़ा गया क्या हीट या ऊष्मा है। उदाहरण, यदि कोई गैस ठीक है आदर्श अवस्था में विस्तार करती है मतलब आइसोथर्मल होगा, तो इसका एंट्रोपी परिवर्तन होगा क्योंकि गर्मी गैस से निकाली जाएगी या उसमें डाली जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है हमारे पास तापमान कांस्टेंट होता है, तापमान क्या होता है नियत होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं अगर हम किसी गैस को क्या कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं या किसी गैस को कर रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें तापमान कैसा रहना चाहिए, समान नीचे। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। तो ये हो गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड पढ़ेंगे हम कौन सी प्रोसेस आने वाली है हमारे पास, सेकंड हमारे पास सॉरी ठीक है। अब अदर गैस का विस्तार कैसे करते हैं, ये हमारे पास दूसरी चीज है। ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। जब आदर्श गैस को आदर्श तरीके से मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या होता है एक्सपेंड किया जाता है, इसके तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है और गैस द्वारा कार्य ठीक जो गैस द्वारा किया गया कार्य होता है वो क्या होता है हीट के बराबर होगा, जिससे कहता है एंट्रोपी परिवर्तन में होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला डेल एस इज एन आर ठीक है एल एन वी टू अपॉन वी वन, मतलब वॉल्यूम हो रहा है वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, तो एन मतलब गैस का मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आर का मतलब गैस स्थिरांक, और वी टू वी क्या इसके प्रारंभिक और अंतिम वॉल्यूम है, या इनिशियल स्टेट में कितना वॉल्यूम था वी वन, सॉरी इनिशियल में होता है वी वन और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास वी टू होगा। अगला हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है जो हमारे पास वॉल्यूम होता है कैसा होता है कांस्टेंट होता है, तापमान बढ़ने से गैस के अंदर क्या होती है गर्मी डाली जाती है, क्योंकि वॉल्यूम कैसा है बदलता नहीं। इस जो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इस प्रक्रिया में कार्य नहीं किया जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा वर्क बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है वर्क नहीं होगा लेकिन एंट्रोपी में क्या होगा यहाँ पर परिवर्तन होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी। ठीक है, एल एन टी टू अपॉन टी वन। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे पास वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर कांस्टेंट है। एन का मतलब क्या होगा नंबर्स ऑफ मोल, सीवी का मतलब क्या हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, टी टू टी वन क्या जाएंगे इसके अंतिम और प्रारंभिक तापमान। उदाहरण, यदि गैस को ठंडा किया जाए, अब हम क्या करते हैं गैस को ठंडा किया जाए उसका तापमान घटे तो एंट्रोपी में कमी होगी, यदि वहीं गैस को गर्म किया जाता है तो एंट्रोपी में क्या होगी वृद्धि होगी। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है ठंडा हो रहा है, जब टेम्परेचर हम क्या होते हैं सॉरी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो गर्म हो रहा है, जब टेम्परेचर कम करें तो एंट्रोपी भी कैसे हो रही है कम हो रही है। आइए नेक्स्ट करते हैं आइसोबोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबोरिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है जो हमारे पास क्या होता है प्रेशर होता है कैसा होता है कांस्टेंट होता है, जबकि तापमान और वॉल्यूम क्या होते हैं बदल सकते हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बट जो हमारे पास क्या होगा प्रेशर होगा कैसा होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। सॉरी, इस प्रक्रिया में भी एंट्रोपी परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें जो क्या हो रही है गर्मी मतलब ऊष्मा को क्या होता है सिस्टम में डाला जा सकता है या सिस्टम से लिया जा सकता है। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास डेल एस इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। तो यहाँ पर एन का मतलब वही नंबर ऑफ मोल, सी पी का मतलब विशिष्ट ऊष्मा, और टी टू वन क्या हो जाएंगे टी टू और टी वन क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम तापमान। एग्जाम्पल, यदि कोई गैस आदर्श गैस के रूप से क्या होती है विस्तारित होती है और उसका तापमान बढ़ता है तो एंट्रोपी में वृद्धि होगी। अगर गैस ठंडी होती है तो उसका टेम्परेचर एंट्रोपी में कैसे होगा कमी होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर ठंडी गैस ठंडी हुई तो क्या होगा एंट्रोपी में क्या हो जाएगी अपना भी कमी होने लग जाएगी। इसका मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एक बढ़ रहा तो दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। अगला फेज परिवर्तन मतलब अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन क्या हो सकती है यहाँ पर जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या करता है परिवर्तित होता है, तो एंट्रोपी में तो परिवर्तन होगा या एंट्रोपी में क्या था बदलाव होता है। तो इस दौरान पदार्थ के अंदर की ऊर्जा का वितरण बदलता है जिससे एंट्रोपी बढ़ती है। इसका मतलब जो कोई पदार्थ एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहा है मतलब स्टेट को चेंज कर रहा है, तो उस दौरान क्या होगी जो अंदर की एनर्जी होती है उसका क्या होता है वितरण बदलता है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी क्या होता है चेंजेस होता है, जिस कारण एंट्रोपी क्या होती है हमारे पास इंक्रीज होती है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्म आता है वो क्या होता है डेल एस इज इक्वल टू क्यू ट्रांस डिवाइड बाई टी। ठीक है, क्यू ट्रांसफर कर दो, एनर्जी दी गई है एनर्जी ली गई है, टी का मतलब टेम्परेचर, डेल एस का होता है एंट्रोपी। सॉरी भाई,
अगला है देखो यहाँ पर उदाहरण, यदि बर्फ को पिघलाया जाए तो किस में आ जाता है, तरल में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। तो एंट्रोपी में वृद्धि होगी क्योंकि तरल अवस्था में अणुओं की असंगठितता क्या होगी, अधिक होगी, मतलब पार्टिकल सारे कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, अनुत्करणीय प्रक्रिया भी होते से, जब किसी प्रक्रिया मतलब अवैध का मतलब यहाँ पर क्या है, अनुत्करण प्रक्रिया होती है तो इसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। उदाहरण के लिए जब गैस संकुचित होती है, जब हम कहते हैं एक्सपैंड करती है, क्या करते हैं हम कंप्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है, और ये बिना किसी बाहर से नियंत्रित किए होता है, तो ये कहते हैं इसको बाहर से कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो एंट्रोपी में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है क्योंकि प्रक्रिया अव्यवस्थित होती है। ये हो गया यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस। नॉर्मल बोल सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो सकती है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो। आपने देखा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगला है आइसोथर्मल, ठीक है, और दूसरा आदर्श गैस का विस्तार। ये क्या क्या होता है हमारे पास, एंट्रोपी परिवर्तन और गर्मी पर क्या होता है, निर्भर करता है। दूसरा जो हमारे पास आदर्श गैस का आदर्श विस्तार क्या होता है, गैस के वॉल्यूम परिवर्तन से क्या होती है, एंट्रोपी में क्या होता है, बदलाव होता है। अगला आइसोकोरिक और आइसोबेरिक, ठीक है, इसमें क्या होता है, तापमान परिवर्तन के आधार पर एंट्रोपी में क्या होता है, बदलाव होता है। फेज परिवर्तन, जैसे ठोस से तरल परिवर्तन, इसमें क्या होता है, एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्या है, इरिवर्सिबल, इसमें हमेशा क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीजमेंट होते आपको दिखाई देगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस और एंट्रोपी, ये दोनों जो चीजें क्या होती है हमारे पास, रिवर्सिबल और एंट्रोपी। रिवर्सिबल एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई बदलाव हो, ठीक है, तापमान और आयतन आदि प्रणाली द्वारा मतलब सिस्टम द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो कैसा होता है, छोटे छोटे क्या होता है, चरणों मतलब स्टेप्स में होता है, जिससे सिस्टम और उसके परिवेश में संतुलन क्या होता है, बने रहता है। इस प्रकार रिवर्सिबल प्रक्रियाएं पूरी तरह से पलटने योग्य होती है। इसका मतलब कोई प्रोडक्ट बनना, सपोज कीजिए हमारे पास प्रोडक्ट बनना है, एक मिनट रुकिएगा, सपोज कीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, ए से बनना हमारे पास बी, तो सपोज करिए ये बनेगा हमारे पास ऐसे, तो इसको मैं साइन चेंज करके दिखा रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं साइन इस प्रकार से लिखते हैं। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जो क्या होती है, दोनों डायरेक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ए से बी बनना तो बी से ए भी बन सकता है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। ए से बी बनना, बी से क्या बनेगा, ए बनेगा। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, कह रहा जो प्रक्रियाओं के दौरान किया गया था। अगला है रिवर्सिबल प्रक्रिया एवं एंट्रोपी परिवर्तन। रिवर्सिबल प्रक्रियाओं में एंट्रोपी का परिवर्तन कैसा होता है, संतुलित होता है, मतलब बैलेंस होता है, और कोई अतिरिक्त एंट्रोपी उत्पन्न नहीं होता, एक्स्ट्रा क्या होती है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। अर्थात यदि कोई गैस आदर्श रूप से क्या होती है, विस्तारित की जाती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान कुल एंट्रोपी में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया रिवर्सिबल होगी, मतलब प्रोसेस कैसे होगी, बैकवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है, और पुनः पहले की स्थिति में वापस लौट सकती है जब तापमान और दबाव कैसे किया जाए, समायोजित कर दिया जाए। अगला रिवर्सिबल प्रक्रियाओं में एंट्रोपी का कुल परिवर्तन शून्य होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पूरे सिस्टम और इसके परिवेश में क्या जाए, गर्मी का आदान प्रदान पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर एंट्रोपी का कुल जो परिवर्तन होगा कैसा होगा, शून्य होगा। उदाहरण के लिए यदि हम एक आदर्श गैस का रिवर्सिबल तरीके से विस्तारित करते हैं, तो गैस द्वारा किए गए कार्य को, ठीक है, के दौरान गर्मी का आदान प्रदान और एंट्रोपी में बदलाव पूरी तरह से क्या हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी आदर्श गैस को क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्या होगा, एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए, एनर्जी में जो परिवर्तन होगा कैसा होगा, शून्य होगा या जीरो होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला है, ठीक है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस और हमारे पास है एंट्रोपी। अभी तक इससे पहले हमने देखा था रिवर्सिबल, ये था हमारे पास रिवर्सिबल, ठीक है। अब हमारे पास है इरिवर्सिबल, सेम प्रोसेस वही होने वाली है, ठीक है। ये होती है हमारे पास अनुत्क्रमणीय, ठीक है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रक्रियाएं वह होती है जिसमें कोई भी प्राकृतिक या अनियंत्रित बदलाव होता है, तो प्राकृतिक तो होगा लेकिन अनियंत्रित होता है। इस प्रकार की क्रियाओं में, ठीक है, और सिस्टम उसके क्या होता है, परिवेश के बीच का क्या होता है, संतुलन क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है, बोल सकते हो वो कैसा होता है, असंतुलन होता है। इसके परिणाम स्वरूप सिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का क्या होता है, फैलाव होता है, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी क्या होती है, यहाँ पर बढ़ती है, मतलब जो चेंजेस होगा किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, उस कारण यहाँ आती है एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। अब इसमें एंट्रोपी और परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इन प्रक्रियाओं के दौरान हमेशा अतिरिक्त एंट्रोपी उत्पन्न होती थी, लेकिन जो हमने देखा था कहते थे रिवर्सिबल प्रोसेस थी, उसमें एंट्रोपी उत्पन्न नहीं होती थी। इसका मतलब है
इसका मतलब है कि इन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप से क्या होता है, फैलाव होता है, जिससे एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए जब एक गैस बिना किसी नियंत्रण के क्या होती है, संकुचित होती है, मतलब कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त एंट्रोपी इस प्रक्रिया को क्या करती है, अपरिवर्तनीय बना देती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अगर गैस में क्या होता है, अचानक परिवर्तन होता है, जैसे किसी कार बर्तन, जैसे हम कहते हैं किसी बर्तन में कहते हैं गैस को अचानक से कहते हैं संकुचित कर देते हैं, तो इस दौरान जो उत्पन्न गर्मी को कहते हैं ठंडा करने में क्या होता है, असंतुलन होता है, जिससे एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और यह प्रक्रिया अब क्या होगी, वापस रिवर्स, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो क्या हो सकती है, बैकवर्ड कंडीशन में वापस नहीं आ सकती। मतलब जो हम एक बार उसको चेंजेस करते हैं तो चेंजेस दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकते, मतलब इनिशियल स्टेट से वो फाइनल तो गया, लेकिन फाइनल से दोबारा क्या होता है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं जाता, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं, या अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया है।